नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। यह प्रश्न हम देखेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 के कौन से अध्याय नागालैंड राज्य पर स्वतः लागू नहीं होते? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अध्याय 9, 11 और 12। धारा 1 की उपधारा 2 के अनुसार अध्याय 9, 11 और 12 के उपपद नागालैंड पर लागू नहीं होते। हालांकि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इन्हें लागू कर सकती है। यह विशेष संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत है। अगला प्रश्न, इस संहिता में जनजाति क्षेत्र से क्या अभिप्रेत है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत 21 जनवरी 1972 से पूर्व के असम के जनजाति क्षेत्र। धारा 1 के स्पष्टीकरण में जनजाति क्षेत्र की परिभाषा दी गई है। यह वे क्षेत्र हैं जो 21 जनवरी 1972 से पहले असम के जनजाति क्षेत्र थे। शिलांग नगरपालिका क्षेत्र इससे बाहर रखे गए। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन की परिभाषा किस प्रयोजन से संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पहचान, तलाशी व साक्ष्य अभिलेखन। यह एक नई उपधारा है जिसे संहिता में जोड़ा गया है। वर्ष 2023 में इसे जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य पहचान, तलाशी, अभिग्रहण और साक्ष्य को डिजिटल माध्यम से रिकॉर्ड करना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसका प्रमुख साधन है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 सामान्यतः किस तिथि से प्रवृत्त हुआ अर्थात लागू हुआ? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 जुलाई वर्ष 2024। अधिसूचना 848 अ के अनुसार संहिता 1 जुलाई वर्ष 2024 से लागू हुई। हालांकि कुछ उपबंधों को अपवाद स्वरूप रखा गया है। यह तिथि सरकार द्वारा राज्यपत्र में अधिसूचित की गई है। अगला प्रश्न है, जमानतीय अपराध का सही अर्थ क्या है? वह अपराध जिसमें सजा अनिवार्य हो। वह अपराध जो प्रथम अनुसूची में अजमानतीय के रूप में दर्शाया गया। अगला प्रश्न, जमानतीय अपराध का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वह अपराध जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दर्शाया गया है। व्याख्या देखते हैं। जमानतीय अपराध वे होते हैं जिन्हें प्रथम अनुसूची में जमानतीय बताया गया है। ऐसे अपराधों में अभियुक्त को जमानत लेना अधिकार स्वरूप उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य विधि भी किसी अपराध को जमानतीय घोषित कर सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 क में यह परिभाषा ली गई है। अगला प्रश्न, जमानत पत्र से क्या अभिप्रेत है? सही आंसर ऑप्शन सी, प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए एक किया गया वचनबंध। जमानत पत्र वह वचनबंध है जिसमें व्यक्ति प्रतिभूति सिक्योरिटी देता है। इसके माध्यम से अभियुक्त को अस्थायी रूप से रिहा किया जाता है। यह संहिता में जोड़ी गई एक नई उपधारा है। इसका उद्देश्य अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न, बंधपत्र का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने का वैयक्तिक बंधपत्र। बंधपत्र वह वचनबंध है जिसमें कोई प्रतिभूति नहीं ली जाती। अभियुक्त स्वयं के व्यक्तिगत आश्वासन पर छोड़ा जाता है। बंधपत्र वह वचनबंध है जिसमें कोई प्रतिभूति नहीं ली जाती। अभियुक्त स्वयं के व्यक्तिगत आश्वासन पर छोड़ा जाता है। यह भी संहिता में शामिल की गई एक नई उपधारा है। यह सामान्यतः हल्के अपराधों में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, संज्ञेय अपराध की सही पहचान क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जिसमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है। संज्ञेय अपराध वे होते हैं जिनमें पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकती है। यह अधिकार प्रथम अनुसूची या अन्य विधि द्वारा दिया जाता है। ऐसे अपराध सामान्यतः गंभीर प्रकृति
के होते हैं। इनकी परिभाषा तट प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 से ली गई है। अगला प्रश्न, परिवाद की परिभाषा में कौन सी बात सही? तो सही आंसर है ऑप्शन सी। यह मजिस्ट्रेट को मौखिक या लिखित अभिकथन होता है। परिवाद वह अभिकथन है जो मजिस्ट्रेट के समक्ष मौखिक या लिखित रूप से किया जाता है। इसका उद्देश्य न्यायिक कार्रवाई प्रारंभ करना होता है। पुलिस रिपोर्ट को सामान्यतः परिवाद में शामिल नहीं किया जाता। हालांकि संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस रिपोर्ट को परिवाद माना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 के अनुसार स्थान के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो सही आंसर ऑप्शन डी। संहिता में स्थान की परिभाषा के अंतर्गत गृह, भवन, तंबू, यान और जलयान को शामिल किया गया है। वन क्षेत्र का स्पष्ट उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, पुलिस रिपोर्ट से क्या अभिप्रेत है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी। धारा 193(3) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट वही मानी जाती है जो पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। यह रिपोर्ट धारा 193 की उपधारा 3 के अंतर्गत होती है। आंतरिक या विभागीय रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पुलिस थाना की परिभाषा में सम्मिलित है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी। राज्य सरकार द्वारा घोषित कोई भी चौकी या स्थान। पुलिस थाना वही होगा जिसे राज्य सरकार घोषित करे। इसमें चौकी या अन्य कोई स्थान भी शामिल हो सकता है। साथ ही निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, पीड़ित की परिभाषा में निम्न में से कौन शामिल है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी। पीड़ित के संरक्षक या विधिक कुलपारिश। पीड़ित वह है जिसे अभियुक्त के कार्य या लोभ से हानि हुई हो। इसके साथ साथ उसके संरक्षक या विधिक वारिस भी शामिल होते हैं। यह परिभाषा व्यापक दृष्टिकोण अपनाती है। अगला प्रश्न, वारंट मामला किससे संबंधित होता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी। 2 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराध। वारंट मामला गंभीर अपराधों से जुड़ा होता है। ऐसे अपराध जिसमें मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक सजा हो, इन मामलों में विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 के अनुसार साक्ष्य का मूल्यांकन तथा ऐसे निर्णय जिससे व्यक्ति को दंड या अभिरक्षा की संभावना हो, किसके द्वारा किया जाएगा? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यायिक मजिस्ट्रेट। संहिता के अनुसार जिन मामलों में साक्ष्य का मूल्यांकन या व्यक्ति को दंडित करने की संभावना हो, वे न्यायिक प्रकृति के कार्य होते हैं। ऐसे सभी कार्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाते हैं। इससे निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित होता है। अगला प्रश्न, अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्द किया जाना किस प्रकार का कार्य माना जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रशासनिक या कार्यपालक कार्य। लाइसेंस से संबंधित निर्णय न्यायिक नहीं होते, ये प्रशासनिक प्रकृति के होते हैं। ऐसे कार्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाते हैं। संहिता में इसे स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है।